हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम बैक टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 6, साइंस 1 10th स्टैंडर्ड का वन शॉट आईएमपी। ये आईएमपी आपके आने वाले सेमिस्टर एग्जामिनेशन में, आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जामिनेशन में और हर जगह आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस आईएमपी में जो भी मार्किंग करके मैं आपको देने वाला हूँ, फटाफट अपने टेक्स्ट बुक के अंदर पेंसिल से अच्छे से मार्किंग कर लेना और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा वो भी आप जरूर जरूर मार्किंग कर लेना। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम के चैनल की लिंक्स दे रखी है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आने वाले सेमिस्टर एग्जामिनेशन के लिए जो भी अपलोडेड है उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो उनको भी चेकआउट करना ना भूलिएगा। लेट्स बिगिन। तो ये रहा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्टार्ट हो चुका है। फटाफट वीडियो को लाइक कर लेना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, जितने भी दोस्त हो दुश्मन हो सबके साथ शेयर कर लो, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चलो स्टार्ट करते हैं एकदम स्पीड में। सबसे पहला डेफिनेशन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती है, तब होता है लाइट के साथ में रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ? लाइट चेंजेस इट डायरेक्शन व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तब लाइट का होता है रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं रिफ्रैक्शन क्या होता है। लेट्स से ये है ग्लास और ये है ऊपर वाला एयर। तो लाइट कहां से जा रही है? एयर में से ग्लास में जा रही है। तो मान लो कि लाइट ने इस तरीके से एयर में एंटर किया, इस तरीके से ग्लास के अंदर एंटर किया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे होता नॉर्मल, इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं? नॉर्मल। अब सिंपली अगर देखा जाए तो लाइट अगर इस तरीके से एंटर कर रही है तो सीधी जानी चाहिए थी ऐसी। बट यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है, लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लाइट थोड़ा सा बेंड हो गया नॉर्मल की तरफ। कभी कभी लाइट नॉर्मल से दूर भी बेंड हो सकता है, ये क्यों होता है वो भी सब देखेंगे, बट आईएमपी दे रहा हूं तो फटाफट मार्किंग कर लेना सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन का काम खत्म। इसके बाद कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस में क्या क्या होता है देख लो अच्छे से, वन बाय वन चेक करो। इन क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि ये जो फिगर दिया है, कि पहचानो कि ये फिगर में जो भी रेस के नाम दिए वो नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पे रेस ए बी, ये ए बी को क्या बोलते हैं? तो ए बी को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ऐसे पता होना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे रेस कौन सा, एन से लेके एम तक ये जो रेज है इसको क्या बोलते हैं? एन से लेके एम तक ये जो रेज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड, परफेक्ट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। कभी कभी पूछते हैं ये एम से लेके डी वाली रे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आपको टैकल करना आना चाहिए। डायग्राम दिया रहेगा और पूछेंगे इस डायग्राम में जो रेज दी है उनके नाम बताओ क्या होगा, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंट। सारी बातें आपको इस वाले हिस्से में मिल जाएगी, बट मैंने आपको लगभग चीजें बता दी है, ठीक है। इसको कवर कर लेना आप। फिर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहचानो फिगर कौन सा है, आइडेंटिफाई कि ये फिगर क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई कि ये फिगर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये फिगर आपको बताने की कोशिश कर रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या बता रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है। अगर ये फिगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है तो बताओ कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिलेटेड कौन सा लॉ है। तो आपको पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के यहाँ पे दो लॉज लिखे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन कौन सा? पहला लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे दोनों क्या होती है? अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। देखो नॉर्मल यहाँ पे हमारा बीच में है, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्रैक्टेड रे। तो नॉर्मल के अपोजिट साइड में होती है इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे, ये ध्यान रखना आप लोग। दूसरा लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन आर, साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट। मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। साइन आई, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन ऑफ आर, ये जो रेशियो आप निकालोगे ये हमेशा कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर दो मीडियम फिक्स है, मतलब एक एयर और एक ग्लास, ये दोनों मीडियम फिक्स है, तो उनका साइन आई और उनका साइन आर का रेशियो जो होगा वो हमेशा एन के बराबर होगा। और ये एन क्या होता है? ये एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और साइन आई अपॉन साइन आई आर इजिकल्स टू हो जाता है एन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते समय ध्यान रखना, उसको पढ़ना कैसे है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो लिखेंगे कैसा? इसको लिखते समय ऐसा लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम पे डिपेंड करता है, बट उसके साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, भूलना मत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। हमने ये भी बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट बैंड होती है, बट एक ऐसा केस होता है जिस दौरान लाइट बैंड नहीं होती है। क्या आप कमेंट में बता सकते हो कि वो कौन सा केस है जिस दौरान लाइट बैंड नहीं होती? फटाफट। परफेक्ट, बहुत लोगों ने कमेंट किया, मैं देख पा रहा हूँ फ्यूचर में जाके। परफेक्ट, ऐसा एक समय होता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिसके लिए लाइट बैंड नहीं होती है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है 0 के बराबर। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। लुक एट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो लाइट सेम डायरेक्शन में जाएगी बिना बेंड हुए। मैं बताऊंगा आगे, आने वाला वो भी आने वाला है, इसका ध्यान रखना बस आप। चलो भाई, हमने पढ़ लिया इतना सारा। अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट करके आंसर बता दोगे? जल्दी जल्दी बता देना भैया, कमेंट करके फटाफट फटाफट आंसर बता देना कि क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है आपके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन डैश ऑफ द लाइट। लाइट के कौन से प्रॉपर्टी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर सकता है? वेवलेंथ, डिस्टेंस, वेलोसिटी। जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। अब हमने बोला कि हर एक मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, होता है, बराबर। अब यहाँ पे इस चार्ट के अंदर, टेबल के अंदर सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, मतलब लगभग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, ठीक है। लगभग 1 के बराबर होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एयर में लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होगा बाकी दूसरों से एज कंपेयर टू दूसरे। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा स्पीड, ये ध्यान रखना आप, ओके। फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूर ध्यान रखना 1.33, और फिर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जरूर ध्यान रखना 2.42। वाटर का 1.33 और डायमंड का 2.42। इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जरूर पता होने चाहिए, बाकी तो आप एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, ओके। अब बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज की। तो एक फॉर्मूला ये वाला जरूर ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। बट वेलोसिटी का रेशियो लिखते समय कैसा लिखा? v2/v1। अगर यहाँ पे आगे अगर 1 और 2 लिखा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते समय v2/v1 लिखना, पहले 2 फिर 1 लिखना है, इसका भूलना मत। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो वेलोसिटी घटती है। तो बोथ क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इस रेशियो में उल्टा होता है, ये ध्यान रखना, भूलना नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिख के दे देता हूं कैसे होता है। n2/1 ये होगा n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये होगा आपका sin i/sin r, और ये होगा आपका v1/v2। अगर 2 आगे है तो 1 ऊपर लिखना है, और अगर 1 आगे है तो 2 ऊपर लिखना है। इतना आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, नथिंग मोर। अब हम बात करेंगे कि हमने बताया कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट हो जाती है बैंड। लाइट क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है बैंड। तो ये बैंड कब किस तरीके से बैंड होगी वो हमें यहाँ पे समझना बड़ा जरूरी है। देखो ध्यान रखना, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से फोकस करना। अगर लाइट रेयर मीडियम से, अगर लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, अब आप पूछोगे रेयरर मीडियम क्या होता है? देखो रेयरर मीडियम होता है वो मीडियम जहां पे पार्टिकल्स की कमी होती है, हल्का मीडियम, लाइट मीडियम। डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, ज्यादा डेंस होता है वो इस इलाका, ठीक है। अब लाइट जब रेयर मीडियम से ट्रेवल की, नॉर्मली हमें क्या लगता है कि लाइट जैसे आई वैसे सीधी सीधी जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होके कुछ इस तरीके से चली जाती है। तो लाइट ने अपना डायरेक्शन बदला, तो रेयर से डेंसर आते समय लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरह, ये रहा देखो नॉर्मल, ये रहा, ये बीच में जो बना ना दिस इज नॉर्मल। तो लाइट कहाँ बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट देखो नॉर्मली तो सीधी जानी चाहिए थी ऐसी, बराबर। बट इस केस में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाती है, डेंसर मीडियम से रेयर। और लाइट जब नॉर्मली परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है सरफेस के ऊपर, 90 डिग्री से इंसिडेंट करती है सरफेस से ऊपर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 होता है,
एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से। नॉर्मल ऐसा है और लाइट ऐसे इंसिडेंट कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा 0, और इस केस में लाइट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। आगे हम बात करेंगे चैलेंज नंबर 2। क्या पूछा है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम विच मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, बेंड्स डैश नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फटाफट कमेंट्स करो, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल कि बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि स्टार्स अपीयर टू बी बिगर इन द स्काई एज कंपेयर टू एक्चुअल पोजिशन। मतलब स्टार्स हमें दूर क्यों दिखते हैं। मान लो कि हम जमीन पे खड़े होकर स्टार को देख रहे हैं, मान लो एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है, बट जो हम स्टार देख रहे होते हैं वो इधर देखते हैं। मतलब ये वाले स्टार की इमेज यहाँ पे चली जाती है और इस इमेज को हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। एक्चुअल पोजीशन से भी हमें ज्यादा ऊपर देखना पड़ता है स्टार को अगर ऑब्जर्व करना है, और ये सब होता है रिफ्रैक्शन के वजह से, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के वजह से। तो इसके बारे में पढ़ लेना, गिव रीजन आता है इसके ऊपर, आ सकता है, आता है मतलब आ सकता है, ठीक है। दूसरा बात करेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। और इसके भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसके वजह से तारे होते टिमटिमाते। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब ज्यादा हाइट से नीचे की हाइट की तरफ आते हैं, तो जो मीडियम होता है वो ज्यादा डेंसर होता है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते रहता है, इंक्रीज होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके पीछे ही कारण है कि तारे क्या होते हैं यहाँ पे टिमटिमाते हैं। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि जो एटमोस्फियर है वो बार बार उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलते रहता है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं उसके डेंसिटी में, उसके टेम्परेचर में। तो वो सब आप जरूर पढ़ लेना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन है वाई स्टार्स ट्विंकलिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सन उगने से पहले हमें दिखने लग जाता है और डूबने के बाद भी हमें सन क्यों दिखता है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। हमने ये भी देखा कि स्टार क्या करते, स्टार ट्विंकलिंग करते, बराबर। उसी तरीके से प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते, उस पे क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेज रिमेन अनचेंज, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकलिंग करते हैं। तो उस पे क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट्स साइज में बहुत बड़े होते हैं। तो प्लैनेट्स, एक स्टार्स कैसे दिखता है, स्टार्स हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है, एक छोटा सा डॉट दिखता है, बट प्लैनेट्स बहुत बड़े दिखते हैं। तो प्लैनेट्स क्या बहुत सारे डॉट्स के बने हैं। अगर बहुत सारे डॉट्स के प्लैनेट्स अगर बने हैं तो कोई डॉट भी अपना पोजीशन बदल रहा है, बट एवरेज जो पोजीशन है वो बदलती नहीं है। टोटल जो पोजीशन है, एवरेज पोजीशन क्या नहीं होती है, बदलती नहीं है। इसके लिए हमें प्लेनेट स्टेशनरी दिखते हैं बिना ट्विंकल किए। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सनराइज और सनसेट होने के बाद भी हमें सन क्यों दिखाई देता है, तो उसके ऊपर तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक है कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, और सन राइज होने के बाद और सन सेट होने के बाद भी हमें सन क्यों दिखाई देता है। वो तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों फिनोमिना किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से। ये फिनोमिना क्यों हो रहे हैं इस नेचर में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ये भूलना नहीं। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो आप अच्छे से पढ़ना। अब हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट की, वो देखना। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट्स कलर। देखो व्हाइट लाइट एंटर किया, व्हाइट लाइट कितने लाइटों में बट गई व्हाइट लाइट टोटल 7 अलग अलग कलर में क्या हो गई है, बट गई है। इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ध्यान रखना जब ये लाइट बढ़ती है तो सारी लाइट क्या होती है, देखो जाना तो ऐसे चाहिए था, सारी लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है। सबसे कम बैंड होती है रेड लाइट और सबसे ज्यादा बैंड होती है वायलेट लाइट। सबसे कम कौन सी लाइट बैंड होती है, रेड लाइट, और सबसे ज्यादा बैंड होती है वायलेट लाइट। और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रेड बैंड लिस्ट सबसे कम कौन सी बैंड हो गई, सबसे कम बैंड हुई रेड लाइट और सबसे ज्यादा बैंड होती है वायलेट लाइट, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैलेंज नंबर 4, लेट्स सी कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। द वेवलेंथ ऑफ डैश लाइट इज लिस्ट विच इज, कौन से लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और वो कौन सी लाइट है, इसके बारे में आपको ये वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखना जो विजिबल लाइट होती है उसका वेवलेंथ होता है
400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर से बीच में। और रेड लाइट का वेवलेंथ होता है 700 और आप बोल सकते हैं वॉयलेट लाइट का वेवलेंथ होता है 400। आंसर आपको मिल गया है, ठीक है। कमेंट कर लेना आंसर को, भूलना नहीं। उसके बाद है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो नॉर्मली हम बोलते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि लाइट ट्रेवल करते करते वापस से उसी मीडियम में बेंड हो जाती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये कब हो पाता है? ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे निर्भर करता है कि आपने लाइट को कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंसिडेंट करवाया है। ध्यान रखना कि जब लाइट को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहे हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, पहली कंडीशन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तब, पहली कंडीशन ध्यान रखना। आप अलग अलग इंसिडेंट से लाइट को इंसिडेंट करवाओ, उसके हिसाब से आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपने लाइट को किसी एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंसिडेंट करवाया, लाइट वापस से उसी सरफेस के ऊपर बैंड हो गई, मतलब लाइट ने रिफ्लेक्टेड एंगल कितना बनाया? 90 डिग्री का बनाया। और इसी एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या? कि एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है? 90 डिग्री का, भूलना नहीं। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाता है तो इस केस में लाइट वापस से उसी मीडियम के अंदर बैंड कर जाती है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। तो इसको अच्छे से पढ़ना, जितने भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना। डेफिनेशन आती है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द पर्टिकुलर एंगल आई द वैल्यू ऑफ आर बिकम 90 डिग्री, दिस इज वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ऐसे आई की वैल्यू जिसके लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाती है? 90 डिग्री हो जाती है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हुआ तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। फिर होता है कि रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कि भाई रेनबो फॉर्मे ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है रेनबो फॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। रेनबो प्रोडक्शन या डायग्राम ड्रॉ करने भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि रेनबो प्रोडक्शन में कौन कौन से फिनोमिना का इस्तेमाल होता है? तो रेनबो प्रोडक्शन में डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये तीनों फिनोमिना इंक्लूड होते हैं। फिर ये पूछ सकते हैं कि पहले इस वाले हिस्से में क्या हो रहा है? इस वाले हिस्से में लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है किसके अंदर? स्मॉल ड्रॉपलेट के अंदर। बारिश की जो बूंदे होती है जो पत्तों पे गिरती है उनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। उस ड्रॉपलेट्स में लाइट क्या कर रही है? एंटर कर रही है। लाइट एंटर करते समय तो पहले लाइट इंसिडेंट हुई, लाइट इंसिडेंट होने के बाद अंदर जाके लाइट के साथ दो चीजें हुई। दो चीजें मतलब क्या? एक तो रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब लाइट बैंड हुई, और लाइट अलग अलग कलर में बट गई, मतलब क्या हुआ? डिस्पर्जन हुआ। देखो अंदर जाते समय डिस्पर्जन हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे देखो लाइट वापस से बैक आ गई, उसी मीडियम में वापस आ गई। तो यहाँ पे हुआ लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट टकरा के वापस आ गई, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट हुआ एंगल, टकरा के आ गई। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लाइट के साथ में इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन से पॉइंट पे? यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। सेकंड वाले पॉइंट पे क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आके वापस क्या हुआ लाइट के साथ में? यहाँ पे आके लाइट के साथ में हुआ रिफ्रैक्शन। तो थर्ड वाले पॉइंट पे लाइट पे हुआ रिफ्रैक्शन। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? पहले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इस वाले पॉइंट पे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, और इस वाले पॉइंट पे रिफ्रैक्शन। और इसी फिनोमिना के मदद से हमें रेनबो क्या होता दिखता है। क्वेश्चन चैलेंज नंबर 5, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल डैश टेक प्लेस। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो वहां पे कौन सा फिनोमिना होगा? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ऑप्शन सी डिस्पर्जन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? फटाफट कमेंट कर लो, ठीक है। अब बात करूंगा मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स तो आपको दोनों करने हैं। ये वाले एमसीक्यू आप कर लेना, मैं बता रहा हूँ सच में बहुत ज्यादा इजी एमसीक्यू है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है n इजिकल टू सी अपॉन वी। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸
और एन का मतलब यहाँ पे दे रखा, पुट करो, आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा जो आपको फाइंड करने बोला है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं आपको। यहाँ पे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो लिख दो ऊपर एयर और नीचे लिख दो वाटर, खत्म। एयर का क्या वैल्यू दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 3/2, ठीक है ना। यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखा है, देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, अरे भैया इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3, खत्म, ठीक है। तो ये वाले भी आप लोग कर लेना। आई होप सो मेरे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं सचमुच में तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, और क्वेश्चंस पेपर की लिंक जो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रखी है उनको भी देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड। थैंक यू।